केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। भाजपा का ईसाई चेहरा है। मोदी 3.0 कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय का भी प्रभार है। 1980 में भाजपा की स्थापना के समय से जुड़े हैं। 1999 से 2010 के बीच भाजपा की राष्ट्रीय संगठन समिति के सदस्य रहे। भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा की केरल इकाई के उपाध्यक्ष भी रहे। 2016 के विधानसभा चुनाव में ओमन चांडी के खिलाफ चुनाव लड़ा। 2017 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। जॉर्ज कुरियन सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे हैं। मोदी के करीबी माने जाते हैं। जॉर्ज कुरियन के नाम का ऐलान होते ही सियासत भी गर्मा गई। मध्य प्रदेश के कई नेता सिंधिया की खाली सीट से राज्यसभा जाने की कोशिश में थे। इनमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, केपी यादव, जयभान सिंह पवैया जैसे नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। अब जॉर्ज कुरियन का नाम फाइनल होने के बाद कांग्रेस तंज कस रही है। वो कह रही है कि भाजपा में मूल नेताओं की पहले से कोई अहमियत नहीं थी, अब बाहरी भी थोपे जा रहे हैं। वही भाजपा इस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी अपनी ही पार्टी के नेतृत्व को, जो वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग जिनके सपने हैं कि हम कभी विधायक बनेंगे, हम कभी मंत्री बनेंगे, हमें कभी टिकट मिलेगी, पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, उनको हाशिए में करके बाहर से आए लोगों को वैसे ही अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कर रही है। अगर राज्यसभा में भी वो ऐसा करते हैं तो मुझे कोई असामान्य बात नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार में मंत्री ऐसे कुरियन साहब को मध्य प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य भेजने का निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है। स्वागत योग्य निर्णय है। निश्चित तौर पर राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो व्यक्ति जाता है उसका जो चयन होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और जिस कार्यकर्ता की वहाँ पर उपयोगिता होती है उस कार्यकर्ता को अवसर मिलने का काम होता है। खैर, कांग्रेस बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजने पर भाजपा को घेरे, इसमें वो भी पीछे नहीं रही। राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटे तो उसने भी कई बाहरी नेताओं को मध्य प्रदेश के सहारे उच्च सदन भेजा है। इनमें सीता परमानंद 1958 से 1967, शिवदत्त उपाध्याय 1967 से 1971, सतीश शर्मा 1986 से 1991, माबेल रेबेलो 1998 से 2004, हंसराज भारद्वाज 2000 से 2006, उबैदुल्लाह खान आजमी 2002 से 2008 जैसे कई नाम शामिल। लेकिन सियासत में इतिहास कौन देखता है, इसलिए कांग्रेस जॉर्ज कुरियन की उम्मीदवारी के बाद भाजपा को घेरने में जुटी है। खैर, विपक्ष तो विपक्ष है, वो अपनी भूमिका निभाएगा ही। देखना यह है कि भाजपा उन नेताओं का राजनीतिक पुनर्वास कैसे करती है जो राज्यसभा जाने के लिए आस लगाए बैठे और जॉर्ज कुरियन की उम्मीदवारी के बाद निराशा उनके हाथ लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मिस्टर जॉर्ज, कांग्रेस पॉलिटिक्स चार्ज, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। जॉर्ज कुरियन की उम्मीदवारी पर क्यों चार्ज हुई मध्य प्रदेश की सियासत? खुद बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजने वाली कांग्रेस क्यों उठा रही कुरियन की उम्मीदवारी पर सवाल? क्या सचमुच भारतीय जनता में पार्टी में बढ़ रही भीतरी बनाम बाहरी की खाई? राज्यसभा जाने से चूके नेताओं का राजनीतिक पुनर्वास कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कहा वेलकम मिस्टर जॉर्ज। तो कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। राज्यसभा से जो सीट खाली हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लोकसभा चले गए, जो सीट खाली हुई, तो मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं को ये उम्मीद थी कि राज्यसभा के माध्यम से उन्हें ये मौका मिलेगा
और अन्य तमाम कार्यकर्ता भी यह उम्मीद कर रहे थे कि राज्यसभा में अगर किसी को भेजा जाएगा तो मध्य प्रदेश से ही भेजा जाएगा। लेकिन जॉर्ज कुरियन, जो कि केरला से हैं और भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक चेहरा हैं, ईसाई हैं, एक तरीके से केरला इकाई के उपाध्यक्ष रहे हैं और संगठन से भी जुड़े रहे हैं। 2016 में उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। और राज्यसभा में हमेशा ये प्रचलन रहा है कि किसी भी नेता को किसी भी राज्य से भेजा जाता है। कुल मिलाकर यह एक अप्रत्यक्ष व्यवस्था है दूसरे राज्यों से संख्या बल के आधार पर राज्यसभा में उचित प्रतिनिधि भेजने की। लेकिन इस पर कांग्रेस हमलावर है और कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हताश, निराश है और भारतीय जनता पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बनस्पत कांग्रेस ने भी कई बार बाहरी व्यक्तियों को मध्य प्रदेश के माध्यम से राज्यसभा भेजा है, लेकिन वर्तमान हालात में भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल हैं उसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, हैं प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, राजेंद्र सिंह जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, देखिए, आप एक तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों से चिढ़ती है, खासकर मुसलमानों से, ईसाइयों से, ठीक है, और जब वो एक अल्पसंख्यक और ईसाई चेहरा लाते हैं तो आप कहते हैं बाहरी व्यक्ति है। अब राज्यसभा में तो ये परपाटी रही है, बाहरी भीतरी क्या है? मतलब अब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है, आपको विरोध करना है। देखिए नवीन जी, किसी भी बात का विरोध शब्द नहीं है। किसी भी बात का अगर हम कोई किसी पर जवाब दे रहे हैं तो वो तर्क संगत होता है और उसके उदाहरण बने हुए। अभी हाल ही में आप देखिए कि जो आपका सब्जेक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहती है। हम और निसंदेह किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता वो महत्वपूर्ण होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने 18 वर्ष शासन किया और जब थोड़े समय के 2018 में शासन से हटी तो सत्ता के बिना वो तड़पड़ा गए। अब उन्होंने खरीद फरोख्त चालू करी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ले गए, कांग्रेस के जीते हुए 28 विधायकों को ले गए, वहां तक भी गाड़ी नहीं रुकी। उसके बाद फिर वो सचिन बिरला को ले गए, फिर छिंदवाड़ा के विधायक को ले गए, फिर रामनिवास रावत को ले गए, फिर वो निर्मला सपरे को ले गए। अब आप देखिए कि कम से कम ऐसी 30-35 जगह हैं जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी से में कांग्रेस के लोगों को ले गए। तो वहां उन विधानसभा में क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था? क्या वहां देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं था? क्या कार्यकर्ता ने वहां मेहनत नहीं करी? लेकिन कार्यकर्ता की महत्वपूर्णता नहीं है, ये सिर्फ शब्दों की महत्वपूर्णता है भारतीय जनता पार्टी की नजर में। इसीलिए सवाल बनते हैं कि, और भूपेंद्र सिंह जी का बयान है, उन्होंने एक जगह कहा कार्यकर्ताओं की बैठक में कि भाई तुम लोगों को कितने वर्ष हो गए? तो किसी ने कहा 20 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए। उन्होंने कहा जब तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो किसी का क्या होगा? लेकिन इन्हें मंत्री पद मिलते गए, विधायक पद मिलते गए, लोग चेयरमैन बनते गए। अभी हमारी बहन निर्मला सपरे इसलिए इस्तीफा नहीं दे रही क्योंकि वो डील चल रही है कि अब हमें चेयरमैन किस डिपार्टमेंट का बनाया जाए, चेयरमैन बनाते हैं कि नहीं बनाते, कि पहले ही सारी चीजें सब सेटल कर दी गई हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है। कर्नाटक में क्या हुआ? सरकार गिराई। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ? सरकार गिराई। अब गोवा में क्या हुआ? सरकार गिराई। तमाम सरकार गिरा गिरा के जिस तरीके से सत्ता की गद्दी को लाने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने, जो चाल चरित्र और चेहरे पर बात करने वाली रहती है, उसने अपना चरित्र दिखाया। अब आपने प्रश्न पूछा कि ईसाइयों को, मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी वो कहती है कि आप गाली बकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान उठा लीजिए। उन्होंने कहा ईसाई इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि ईसाई ने देश को खोखला कर दिया, मुसलमानों ने देश को बर्बाद कर दिया। अभी हाल ही में आपने कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुना होगा कि 30 साल बाद जो है एक विद्रोह होने वाला है।
अभी इसी चैनल पर और तमाम चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे सज्जन सिंह वर्मा पे देशद्रोह का केस होना चाहिए, तो क्या कैलाश विजयवर्गीय पर देशद्रोह का केस नहीं होना चाहिए? तो ये कुछ भी बोलते रहे, इनका समय आएगा सत्ता के लिए, ये मुसलमान को भी वो कर देंगे, गद्दी पर बिठा देंगे। महबूबा मुफ्ती के साथ जिसे आतंकवादी कहते थे उसके साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते, सत्ता चलाते और फिर हट जाते तो उसे आतंकवादी बना देते। तो ये चाल चरित्र का चेहरा है, इन्हें तय करना है। लेकिन मध्य प्रदेश में खासकर और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए वो सारे काम कर देगी, चाहे उसे कांग्रेस से लाना पड़े, चाहे बीएसपी को तोड़ना पड़े, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना पड़े। अब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जितने लोग हैं आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास था क्या? 2-3 राज्यों के तो मुख्यमंत्री हैं, कई सांसद जो हैं वो 110 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ताओं की हत्या कर उन्हें दूसरे दल से लोगों को लाकर सांसद लड़ाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी वो पुरानी पार्टी नहीं बची, अब तो ये सत्ता लोलोत पार्टी बची है। जी, राजेंद्र सिंह जी, उनका कहना यह है कांग्रेस का कि सत्ता बचाओ आंदोलन और पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से सिर्फ राजनीतिक हित सिद्ध हैं, उसकी वजह से फिर सत्ता में कुछ भी अपने विचार के साथ समझौता करने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए ये कुरियन जी का नाम मध्य प्रदेश से दिया, जबकि वो आपके संगठन में करीब 3 दशक से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो मतलब उनकी एक लेटरल एंट्री है ये या पैराशूट लैंडिंग है, क्या कहेंगे? अमित शर्मा जी क्या बोलना चाह रहे थे वो खुद भी कंफ्यूज थे। वो कभी कहते हैं कांग्रेस से आए हुए लोगों को सम्मान नहीं मिलता, कभी कह रहे हैं कि उनको मिल रहा, भाजपा की उपेक्षा हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा, जैसे मैं अभी सुन रहा था मुकेश नायक जी भी कह रहे थे कि बाहर के व्यक्ति, आपकी सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुन के जाती हैं तो आप कहते हो कि ठीक है, मतलब वहां पे आपको नहीं लगता कि राजस्थान में इनके पास एक भी चेहरा नहीं था क्या? देखिए, राज्यसभा का निर्वाचन आप स्वयं जानते हैं नवीन सर कि ये एक उच्च सदन है, ये व्यवस्था के तहत होता है कि जिसमें उन लोगों को भेजा जाता है जिनकी पार्टी को आवश्यकता लगती है। केंद्र में मंत्री, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को सबसे बड़ा मौका था कि उन्हें स्वागत करना चाहिए था जाट साहब की नॉमिनेशन का, कि हम स्वागत करते। एक तो मध्य प्रदेश से अल्पसंख्यक, जो कांग्रेस का एजेंडा रहता है, अल्पसंख्यक व्यक्ति का मध्य प्रदेश से जाना। दूसरे, मध्य प्रदेश के कोटे में एक मंत्री बढ़ रहा है, आपके केंद्र सरकार में एक मंत्री और मध्य प्रदेश के नाम से हम बात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश से एक नुमाइंदगी बढ़ रही है। तो कांग्रेस को इस बात से प्रसन्नता जाहिर करके और इस चीज का स्वागत करना था, उलट उसके उन्होंने ये कह दिया कि साहब वो तो हक मार रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भाई मैं जिस क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ नवीन जी, आप खुद बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, वहां से कैलाश सोनी जी जैसे कार्यकर्ता को पिछली बार राज्यसभा में भेजा, इस बार मेरे नर्मदापुरम से माया नारोलिया जी को भेजा। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को भी राज्यसभा में भेजा जाता है। जबलपुर की पार्षद जो थी उनको भेजा गया था। तो ये बात कांग्रेस में कभी आप नहीं सोच सकते, ना कांग्रेस में इस लेवल की कोई बात होती है कि आम कार्यकर्ता में से सुमेर सोलंकी साहब को भेजा, सिविल सोसाइटी से एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, उनकी कोई राजनीतिक बड़ी ऐसी बहुत बड़ा उनका ओरा नहीं था, लेकिन उनको भेजा गया। तो ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी समग्र विचार रखते हुए ये कर रही है। अब दूसरी चीज, जो निर्णय अभी हुआ है जाट साहब का, ये भी संसदीय बोर्ड का निर्णय और स्वागत योग्य निर्णय है। केंद्र सरकार के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होने के साथ साथ वो एक बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा है देश का, जिनको मध्य प्रदेश से नुमाइंदगी मिल रही है। तो ये तो हमारे लिए बेहद प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश से एक मंत्री और केंद्र सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये स्वागत योग्य कदम है, जिसको अमित भाई कह रहे हैं कि ये तो स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है। जी, सुरेश शर्मा जी, देखिए राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद ही तय नहीं कर पा रही है। जिस बात पर कांग्रेस बुराई करती है, जब हम वो करते हैं तो कांग्रेस कहने लगती है कि इनकी मजबूरी है। कांग्रेस मतलब मति भ्रम की स्थिति में है। वही चीज़ जब कांग्रेस करती है, अब सोनिया गांधी जी राजस्थान से क्यों गई राज्यसभा में? क्या राजस्थान में कर्मठ कार्यकर्ता नहीं थे? ये सवाल भी राजेंद्र सिंह जी ने उठाया। तो कह रहे हैं कि बस केवल विरोध करते हैं, चूंकि एक पारंपरिक, एक ट्रेडिशनल इसका कल्चर ही इस टाइप का है राज्यसभा का, कि इंटेलेक्चुअल्स या जो पार्टी को जिनकी ज़रूरत है उनको जहाँ संख्या बल ज़्यादा है वहाँ से भेजा जाता है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए हॉट स्पॉट है इस समय पे, क्या कहें?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश ने केरल को तो बहुत पहले से ही गोद ले रखा है। ये तीसरे, मेरी जानकारी के आधार पर तीसरे जो है कैंडिडेट हैं। और राजगोपाल जो है वो 2 बार जो है राज्यसभा के सदस्य रहे मध्य प्रदेश से। और एक नाम तो ऐसा है कि जिसको हम पढ़ ही नहीं पाते। आप तो पता नहीं पढ़ पाओगे कि, क्योंकि आप लोग तो, पर मैं तो उसको पढ़ ही नहीं पाता। एक नाम पिछली बार राज्यसभा के लिए गए थे, मैं लिखा है मैंने आज बड़ी मेहनत करके उस नाम को, वो था थिरुन्नावुकारासर। अब ये राज्यसभा के सदस्य बने हमारे यहाँ से। और अभी जो है जॉर्ज कुरियन साहब का नाम आया है। तो देखिए, जॉर्ज कुरियन साहब का तो राज्यसभा के लिए नाम जाना कोई बहुत अनुचित इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहले से ही केंद्र सरकार में मिनिस्टर हैं और 6 महीने की जो अवधि है उसके आधार पर उन्हें कहीं कहीं से राज्यसभा भेजना था। केरल में भाजपा के साथ पास गुंजाइश नहीं है, शायद एक आध विधायक ही है वहाँ, एक सांसद बना, एक आध कोई विधायक है, तो वहां से तो बनना ही नहीं था। तो इसलिए उनको किसी दूसरे राज्य से भेजना था। अब जैसे पंजाब में स्थिति नहीं है, तो पंजाब के जो कैंडिडेट हैं, जो मंत्री बना दिए थे बेअंत सिंह जी के पौत्र जो हैं उनको राजस्थान से भेजा गया। तो ये तो एक अपने आप में सेटिंग है, क्योंकि जैसा अभी हमारे मित्रों ने बोला है कि सोनिया जी को यदि राजस्थान से भेजा गया तो भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो तो आसाम से आते थे, उनका आसाम में क्या लेना देना। तो राज्यसभा का एक तो ये बात इसलिए अकाट्य है, तर्क है कि भाई कोई किसी को भी कहीं से भेजा जा सकता है। और राज्यसभा जो है आजकल राजनीतिक अखाड़ा हो गया। राज्यसभा का वो वाला मायने तो रहा नहीं जब राज्यसभा के लिए उच्च सदन कहा जाता था और उन लोगों को लिया जाता था जो बौद्धिक वर्ग से आते थे, जिनका राजनीतिक कैरियर नहीं होता था, लेकिन पार्लियामेंट को एडवाइज करने के लिए राज्यसभा बनाई गई थी। तो अब तो वो तो राजनीतिक अखाड़ा हो गया, वहां भी निंदा प्रस्ताव होते हैं, वहां भी गर्भगृह में लोग जा रहे हैं। तो इसका मतलब राज्यसभा और लोकसभा एक जैसी हो गई, अब राज्यसभा का कोई मायने नहीं बचा। तो इन सारी बातों के एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मेरे को एक संस्मरण याद है, एक लाइन 2 लाइन का है। हमने उल्लेख भी किया है अपने उसमें कि मेबल रिबेलो को जो है वो, तो मुझे वो याद है वो दृष्टांत, जब मैं रिपोर्टिंग करता था उस समय, तो मेबल रिबेलो ने कहा कि मुझे राज्यसभा जाना है। तो सब लोगों ने उनको भांति भांति की एडवाइस दी। एक ने कहा कि आप जो है यदि सच में राज्यसभा जाना चाहती हैं तो आप ईसाई समुदाय के हैं, किसी पादरी से कहलवा दो। तो आपको, मुझे पक्का दावे से कह रहा हूं ये बात, उन्होंने विदिशा के एक पादरी से मुलाकात की, उनका दिल्ली से कनेक्शन निकला और सोनिया गांधी जब तक बात पहुंची तो मेबल रिबेलो को एक बार उत्तराखंड से भेजा गया, यानी किसी और राज्य से भी, उत्तराखंड कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन एक बार मध्य प्रदेश से भेजा गया, एक बार किसी और राज्य से भेजा गया। तो इस प्रकार से वो जो है वो चूंकि कर्नाटक की थी और बाद में भोपाल में रहती थी, तो ऐसा करके भी जो है राजनीति में सब बातें होती हैं कि केवल यदि किसी चर्च का पादरी कह देगा तो जो है राज्यसभा में भेजा जा रहा था। यहाँ तो किसी चर्च के पादरी के द्वारा नहीं कहा गया, या तो केंद्र में मंत्री बना करके राज्यसभा भेजा गया है। इसलिए ये कोई बहुत कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। राज्यसभा में भेजने की जो परिपाटी है वो तो कांग्रेस की भी और भाजपा की भी, मेरे ख्याल से 3 दर्जन के आसपास, 2 दर्जन के आसपास जो है दोनों राजनीतिक दलों के ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से भेजे जाते थे। मध्य प्रदेश से हमारे श्रीकांत वर्मा जी गए, जो मुझे तो बड़ी खुशी है इस बात की, वो पत्रकार थे और हमारी यूनियन के महासचिव थे, तो कांग्रेस ने 2 बार उनको भी भेजा। तो ये एक परंपरा ऐसी रही है। बाकी बातें जो हुई हैं वो राजनीतिक है, जिनसे मेरा बहुत सीधा लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि जॉर्ज कुरियन साहब को भेजा जा रहा है, ये जो है कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं जो है हमारे साथी मित्र की एक बात को बिल्कुल मैं कहूंगा कि जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं उनको तश्तरी में रख करके जो देने की एक परंपरा बीजेपी में शुरू हुई है, वो निश्चित रूप से सही है। अभी मैं किरण चौधरी का नाम देख रहा था, 4 दिन पहले जब मैं गांव गया था तो वो मंदिर में आई थी, तो वो भाजपा को गाली निकाल रही थी और अभी भाजपा से राज्यसभा की मेंबर बनने जा रही है। थोड़े दिन पहले भाजपा ज्वाइन कर ली, हुड्डा साहब से नाराज होकर के। कहने का अभिप्राय ये है कि आप कांग्रेस के लोगों को सदस्यता दीजिए, जो करना है करिए, लेकिन आप जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता के को छोड़ करके आप उनको सर पर लेकर के जो नाच रहे हैं, ये कोई अच्छी परंपरा डेवलप नहीं हो रही है। भाजपा वाले जाने, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अच्छी परंपरा नहीं है। ये भाजपा के लिए आने वाले समय में कहीं न कहीं एक ऐसा दर्द देगी जिस दर्द के टीस लंबे समय उसी दर्द का तो इंतजार है अमित जी को मुस्कुराते हुए। अमित जी आज प्रसन्न हुए आपकी बातों पर। नवीन जी, हाँ जी, मेरे पिता तुल्य सुरेश शर्मा जी बैठे हैं, वो अभी कहा उन्होंने कि कई लोग नाच रहे हैं। भाई 1-2 लोग नहीं नाच रहे, यहाँ तो पूरे 150 लोग नाच रहे। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग कर कर कांग्रेस के लोग और जो बचे कुचे और भी जो लोग हैं वो 1-2 नहीं नाच रहे, 100-200 लोग नाच रहे। और पूरी सरकार जो है
जो गए हुए कांग्रेसी हैं उनके इशारे पर चल रही है। अब प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है आपने कुरियन जॉर्ज जी को भेज दिया, भाई सोनिया गांधी जी चले जाएं या कोई और चले जाए तो वहां से पादरी हो सकते हैं केलवा के। अब ये मंत्री बनने से पहले भी इन्हें भी किसी पादरी ने ही कहा होगा, हम तो उस बात पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, हम तो इस पर भी आपत्ति नहीं कर रहे कि संगठन में काम कर रहे उन्होंने क्यों, सुन लीजिए राजन जी, कि उन्होंने क्यों भेज दिया। तो यादव समाज के भी किसी व्यक्ति से कहलवा देते तो केपी यादव जी को जो आपने सांसद से हटाया और सिंधिया जी को बिठाया, और कहीं ना कहीं तोड़फोड़ कमेटी के नरोत्तम मिश्रा जी भी कह रहे थे तो उनको भी किसी ब्राह्मण समाज से कहलवा देते तो वो वहां से कम बेचारे सेट हो जाते। तो ये जो परंपरा चल रही है, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, आपके एक मंत्री और बढ़ गए, आपको स्वागत है, लेकिन एक नहीं आप 4 मंत्री बढ़ा लो। मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ से ऊपर के कर्ज में है, गड्ढे यहाँ चरम सीमा पर है, सड़क है नहीं, रोजगार है नहीं, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार हो रहे हैं। वो कुरियन जी जो है वो केरल चले जाएंगे, सिर्फ यहाँ से राज्यसभा चुन के चले गए। उस परंपरा का मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं वो पूरे देश के। प्रश्न इस बात का है कि वो जो देश के मंत्री बनाए हैं उन्हें आप स्वीकार कर लें, और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार विलोपित होता जा रहा है, जो चाल चरित्र उसकी चिंता राजन सिंह जी को छोड़ो। अगर क्रिश्चियन को गाली बकने का काम कराए तो आपने कराए, अगर इस देश में मुसलमानों को गाली बकने का काम कराए तो आपने कराए, अगर सिखों का अपमान करने का काम कराए तो आपकी पार्टी ने कराए। इसीलिए हमें किसी से आपत्ति नहीं है। आप तो ये इन 10 वर्षों में स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बची जो सिद्धांत, चाल, चरित्र और चेहरे पर चलती है। ये सत्ता के विचारों की पार्टी बन गई। पूछ ले राजन सिंह जी, वो वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं बची है जो कांग्रेस से फाइट करती थी। अब आप क्या है पूरे कांग्रेस को ही मिलाए ले रहे हो, वो तो बच गए हैं, चंपई सोरेन जी लौट आए, इनका कहना ही है। नवीन सर जी, नवीन सर, मेरा ये कहना है कि जो भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा है, उसके लिए एक राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। और कांग्रेस के लोगों को जब ये समझ आता है कि उनके नेतृत्व में ना नीति है ना नेतृत्व क्षमता है, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी रीति नीति के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा ईसाई का विरोध, ईसाई का कभी विरोध भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। धर्मांतरण जो होता है गलत तरीके से, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया। सिखों की बात कही, सिखों की बात करके अमित शर्मा जी आप खुद ही जो है अपने ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। सिख दंगों के आरोपी कौन है? आपकी पार्टी के ही सारे नेता हैं सिख दंगों के आरोपी, ये स्वयं आप जानते हैं और पूरा देश जानता है। तो कम से कम बोलते समय आप ये ध्यान रखें कि आप दूसरों पे आक्रमण करते करते अपनी पार्टी पे आक्रमण क्यों कर रहे हैं? अरे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के आरोपी कौन है? उन जख्मों को मत कुरेदिए, जख्म कुरेद जाएंगे कि जगदीश टाइटलर कौन थे, कमलनाथ जी पे क्या आरोप थे, ये बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे थे उसकी पुष्टि आदरणीय सुरेश शर्मा जी कर देंगे। गए हुए लोगों को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। दंगों के आरोपी कौन कौन थे, ये बात वो कर देंगे। अगर आप चाहोगे तो उनसे अलग से भी आप पूरा सेशन ले सकते हो, वो बता देंगे। उनके पास फहरिस्त है, वरिष्ठ पत्रकार है। तो मैं ये कह रहा था। दूसरी चीज, आपने कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ता हताश है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूँ नवीन जी। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो लोग कांग्रेस में गए, उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया। वो सारे चुनाव हारे, चाहे सरताज सिंह जैसा जो योद्धा रहा हो जिसने अर्जुन सिंह को हराया था, उनको भी जब कांग्रेस से गए तो हरा दिया गया। अभी हाल ही में दीपक जोशी हार गए। लेकिन इसके विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्यादातर सीटों पर जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनका सदैव पार्टी सिंबल के साथ स्वागत किया है। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आए हुए मंत्री हो जो दुगने वोटों से जीत के आए, चाहे विधायक हो। हाल ही में जो छिंदवाड़ा से विधायक आए थे उनको भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत दर्ज कराई। कमलनाथ जी के घर में केपी यादव जी का क्यों गला घोट दिया? पॉइंट की बात अब ऐसे इंडिविजुअल एक व्यक्ति पे नहीं जाएंगे, एक व्यक्ति पे नहीं जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम मत लीजिए। नरोत्तम मिश्रा जी का ले लो, केपी यादव जी और रहेंगे। अरे व्यक्ति पे मत जाइए, एक व्यक्ति पे नहीं जाइए, लेकिन पॉइंट की बात कहिए। सुरेश शर्मा जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा।
बहुत पॉइंट की बात कही है राजेंद्र सिंह जी ने कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो है वो दृष्टि जो है वो अर्जुन दृष्टि है। अभी भी उनकी जो है कहते हैं कि वो वक्र दृष्टि है, बिल्कुल उनका केंद्र रहता है कि भाई सिंबल पे कोई भी आ जाए, पार्टी जो निर्णय ले उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जो भी गिले शिकवे हैं जब तक कि कार्यकर्ता का नाम फाइनल नहीं हो रहा है तब तक हैं। अब जॉर्ज कुरियन पे देखिएगा आप, कोई भी उठापटक नहीं होगी, हो जाएगा। मध्य प्रदेश से उनका नाम प्रस्ताव हुआ है, बहुत सर्वसम्मति से हो जाएगा। तो आज भी जो जीस्ट है, आज भी जो मूल तत्व है भारतीय जनता पार्टी का कि कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा हो जाता है, वो जिंदा है। और वो उसके इस निर्णय का सम्मान, उसके इस धैर्य का सम्मान, उसकी इस सोच का सम्मान पार्टी को करना चाहिए कि कार्यकर्ता कहीं विमुख ना हो जाए, जो आपकी चिंता है। लेकिन ये बात राजेंद्र सिंह जी ने सही कही है कि अगर उसको परिणामों से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कांग्रेस से भी जो लोग आए हैं उन्होंने यही सोचा कि ये लोग आए हैं तो ही सरकार बनी है, उनको हाथों हाथ लिया है। क्या कहें? नहीं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने आप को संपूर्ण राष्ट्र की पार्टी बनाने में लगी हुई है। एक समय था, मैंने देखा है खूब अच्छे से नजदीक से, कि कांग्रेस जो है वो चारों दिशाओं में थी। कांग्रेस जो है 3 राज्यों में है। भारतीय जनता पार्टी पहले 3 राज्यों में ही हुआ करती थी, क्योंकि आपको याद होगा बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने वाला मामला आया था, विवादित ढांचे को डिमोलिश करने वाला मामला आया था, तो 4 राज्य सरकारों को गिराया गया था, उत्तर प्रदेश और ये सब मिलाकर के 4 राज्य सरकारों, एक हिमाचल प्रदेश थी, एक राजस्थान थी, एक मध्य प्रदेश, तो 4 राज्यों तक भाजपा हुआ करती थी। आज जो है चारों दिशाओं में है। निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो है गढ़ने में बरसों लगते हैं। मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी 20 साल से सरकार चला रही है, तो कोई आज की क्षमताओं के कारण और आज के कार्यकर्ताओं के कारण थोड़े न चला रही है। हमने देखा है अच्छे से कि गोविंद सारंग जी लगे रहते थे छत्तीसगढ़ में, किस तरह मेहनत करते थे। प्यारेलाल जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी मध्य प्रदेश में लगे रहते थे, बस में चल करके कितनी मेहनत करके। तो हमने तो वो दिन देखे, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है। लेकिन सोचने की और चिंता करने की बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शक्ति कम क्यों होती जा रही है, ये पड़ेगा। और भाजपा को ये सोचना पड़ेगा कि यदि वो धीरे धीरे सनाई करके भी है तो उस कैडर बेस्ड पार्टी की तरफ नजर मारना चाहिए जो वामपंथी हुआ करते थे। आज उनके केवल कार्यालय है, कार्यकर्ता नहीं है। भाजपा को जो है अपने कार्यकर्ता को संभाल के रखना चाहिए और आज से ही उन्हें वामपंथियों के कार्यालय की तरफ देख करके चिंता करना चाहिए कि कार्यालय कैडर चला गया और कार्यालय बचे हुए हैं। ये बात मैं बार बार कहता हूं, इसकी चिंता निश्चित रूप से समय सीमा के चलते करना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कहा वेलकम मिस्टर जॉर्ज। यह सुनकर कांग्रेस हुई चार्ज और कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है डिस्चार्ज। तो कार्यकर्ता रिचार्ज बना रहे, उसके लिए नीति सही हो, कार्यकर्ता का सम्मान हो, कार्यकर्ता को समय से स्थान मिले, राजनीति में सहभागिता मिले। कार्यकर्ता सिर्फ झंडा, बैनर, पोस्टर उठाने की चीज नहीं है। कार्यकर्ता वो है जिसके कंधों पर विचारधारा चलती है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और दिखते रहिए IND 24। नमस्कार।